का यूज करके उस एग्रीड वुमेन को कुछ अच्छा रिलीफ दे सकते हो। इसमें कई कोर्ट भी कम पड़ता है और कितना भी फोर्स करें एक हद तक हम फोर्स कर सकते हैं, इसके बाद जो है वो कोर्ट के हाथ में होता है। दूसरा कि इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में जब हम बात करते हैं, इंटरिम ऑर्डर्स के बारे में, तो सभी का इतना ही मानना होता है कि इंटरिम ऑर्डर मींस सिर्फ मेंटेनेंस ऑर्डर, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इंटरिम मेंटेनेंस देते वक्त भी बहुत से जजेस, जैसे बहुत लोगों ने बताया है यहाँ पे आके, कि बहुत कम अमाउंट देते हैं, लेकिन यहाँ पे जजेस को ये समझना चाहिए, या हम भी कई बार बताते हैं कि जितनी रिस्पोंडेंट की रहने की हैसियत है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हम बोलते हैं वो दोनों का सेम होना चाहिए, उस हिसाब से मेंटेनेंस ग्रांट करना चाहिए। एक्सपीरियंस के हिसाब से और एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि एक औरत जो उसका पति एम्बेसडर है कई देशों का, और उसको पर महीना उसके बेटे के लिए और उसके लिए 2000 रुपए मिलता है, और पूना जैसे शहर में उसको उसी 2000 रुपए में उसका सर्वाइवल भी करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, और अपना घर भी चलाना है, और घर रेंट पे भी लेना है। इतने सब जो काम है वो एक औरत 2000 में नहीं कर सकती है, और उसका पति किसी और जगह पे जाके, किसी और देश में जाके आराम की जिंदगी जी रहा है। तो ये जो लैक्यूनास है ये बहुत महत्वपूर्ण है। रोज हम ये जो केस फाइल करते हैं, केस में आर्ग्यूमेंट करते हैं, ये रोज के होते हैं, लेकिन दिन भर वो औरत 11 से लेके बैठती है शाम तक 5 बजे तक, लेकिन उसका कोई सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसके वजह से उसको लगता है कि कोई फायदा ही नहीं है, और एक हद के बाद जाके हम भी बोलते हैं जाओ ना, अब आपको फिर से उसके पास जाना तो है ही नहीं, तो डिवोर्स का केस फाइल कर दो। वैसे भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपको इतना ही रिलीफ मिलने वाला है, इसके आगे हम जाके कुछ नहीं करने वाले हैं। दूसरा है कि जब अभी पूना जैसे शहर में हम देखते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी कमाते हैं, दोनों के नाम पे फ्लैट होता है, फ्लैट दोनों के नाम पे होता है, लेकिन उस औरत की हालत इतनी बेकार कर देता है रिस्पोंडेंट कि वो कमा नहीं सकती है, और उसके बाद उसकी अर्निंग कैपेसिटी जब लॉस होती है और उसको रेसिडेंस ऑर्डर मिलता है, तो वो कौन फ्लैट का EMI जो होता है वो कौन भरेगा। कई बार ऐसे होता है कि कॉर्पोरेशन की टैक्स ही नहीं भरे हैं, तब कोर्ट बोलता है आपने ये पहले क्यों नहीं बताया। जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं वैसे हम कोर्ट में बताते हैं कि ये ऐसे हुआ है। पहले तो पता नहीं होता है केस फाइल करने के टाइम पे कि कॉर्पोरेशन का वो टैक्स भरेगा कि नहीं, ये बहुत मामूली चीज होती है, लेकिन उस औरत उस टाइम पे रिस्पोंडेंट हमेशा ये लिखता है कि ये कौन फ्लैट है, उसकी भी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसने भी वो फ्लैट के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी कुछ टैक्सेस है वो फुलफिल करने चाहिए, वो मैं क्यों करूँ। तो जब वो लड़की या वो औरत उसकी अर्निंग कैपेसिटी खो देती है, तब कोर्ट को ये खुद होके मालूम पड़ना चाहिए कि पहले हमने ये पिटीशन में मेंशन किया है कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, उसके वजह से जितनी भी लायबिलिटीज है तो उसे फुलफिल करनी चाहिए। सेकेंड कि हमेशा ये देखते हैं कि पेमेंट स्लिप का तो हमेशा प्रॉब्लम होता ही है कि ऑब्वियसली रिस्पोंडेंट के पास होता है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, और जब भी वो औरत बोलती है कि वो औरत जब बोलती है कि उसके पेमेंट स्लिप नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, तो वो मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंटेशन करने के टाइम पे इतने प्रॉब्लम होते हैं। पहले क्या करता है कि अटैचमेंट का ऑर्डर करता है, उसके नाम पे ऑब्वियस रिस्पोंडेंट कुछ नहीं रखता है, बाद में BW, बाद में NBW, बाद में वो फरार हो जाता है। इसके बाद सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट आते हैं कि वो वहां पे नहीं रहता है, लॉक है। तो ये जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है और वो बहुत लोग फेस करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो इस एक्ट का वो फुलफिल नहीं होता है। तो मुझे यहाँ पे बुलाया और बोलने का चांस दिया है, इसके लिए थैंक यू। और आई होप कि इस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी मुझे पता चाहिए कि मैं यहाँ पे भाषण करने नहीं आई हूँ कि हाँ 5 मिनट बोलना है और छोड़ना है, मुझे इसके रिलीफ भी क्या है बताना। थैंक यू। थैंक यू। एडवोकेट स्वाति थोड़करी। नमस्कार, मैं लातूर महाराष्ट्र से आई हूँ, लातूर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मेरा नाम स्वाति तोड़करी है। तो मैं
कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे जो भी मेरी डिफ़िकल्टीज है वो मेरे सारे फ्रेंड्स ने बताई है। तो मेरी ऐसी एक डिफ़िकल्टी है प्रॉब्लम जजमेंट के समय कि रेसिडेंस ऑर्डर रिजेक्ट होता है ऑन द बेस दैट एग्रीड पर्सन in his affidavit she says that I am not able to live with my husband. On that basis her residence order reject हुआ है। अभी 1 फरवरी का जजमेंट है वो, तो उसमें वो जज ने मुझे इतना ये जो ट्रेनिंग है हमारे से ज्यादा जजेस को ही देनी चाहिए, यही मेरा यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब भी जजेस कोई जजमेंट देते हैं तो यही सोच के देते हैं कि नहीं ये डोमेस्टिक वायलेंस का कुछ तो ये लड़ी गलत मतलब निकाल के हस्बैंड की तरफ से कुछ तो ग्रैब करने के लिए ये सब कर रही है। लेकिन हर एक जज मेरे हर एक केस में हर एक जज मुझे इतना उनको ये बताना पड़ता है कि नहीं साहब ये जो एग्रीड पर्सन है ये बहुत गरीब है, इसके पास कुछ नहीं, इसके जो 2-3 बच्चे हैं वो 2-3 बच्चे भी इसकी जिम्मेदारी है, ये तो अनपढ़ है, उसका पति कुछ तो कमाता है, उसकी तरफ से इसको इंटरिम तो ऑर्डर पास करनी पड़ती है। लेकिन इंटरिम ऑर्डर मेरे एक ही मैटर में, शायद मैंने 5-6 मैटर का जजमेंट है उसमें एक ही मैटर में ये नहीं हुआ। लेकिन और एक मैटर है, इंटरेस्टिंग मैटर है, उसमें जब इंटरिम ऑर्डर नहीं हुआ लेकिन फाइनल में उसको अकेली वाइफ को 5000 रुपीज मेंटेनेंस मिला। अच्छा, बहुत अच्छा, वो भी सेटिस्फाइड हो गई अपने केस से। लेकिन 1 महीने के बाद ही उसको पता चला कि उसके हस्बैंड ने अपील किया है, अपील में स्टे ऑर्डर लिया और चालू है, अब सब मैटर्स कोर्ट में चालू है, उसका कुछ ये नहीं, शायद वो 2006 का मैटर है, अभी 4 साल हो गए लेकिन अपील चालू नहीं। कुछ तो प्रॉब्लम निकाल के इधर का उधर का कुछ तो बताते हैं और केस बोर्ड पे नहीं आ रही है। और फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि जब वो एग्रीड पर्सन और वो लेडी जब कहती है कि नहीं मेरा ये पति मुझे मारता है पीटता है, तो ऑब्वियसली वो ऐसे बाजू वाले समझते हैं कि नहीं ये उसके घर वाले के झगड़े हैं, हम उसकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट नहीं देंगे। और वो भी ऐसा उसका ये नहीं रहता इंटेंशन कि उसने पति ने मुझे मारा और मैं डायरेक्टली हॉस्पिटल में अप्रोच हूँ और वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट लाऊं, ऐसा तो नहीं होता बहुत सारे मैटर में। और फिर इसका क्या प्रूफ लाना प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए? मेरे तो एक मैटर में कोर्ट में उसके पति ने उसको बहुत सारा डाटा शायद उसके बच्चे को खींच के ले रहा था वो, तो वहां पे उसने ये किया कि उसने इमीडिएटली मुझे बताया, मैंने एप्लीकेशन दी कोर्ट को, तो कोर्ट ने मुझे बताया कि मैडम आप पुलिस स्टेशन में अप्रोच हो जाओ। मैं तो ऐसे बैठ गई वहां पे, मैं बोली ठीक है साहब आप जो बताएंगे वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। एक्चुअली मेरा ये है कि मुझे वो लेडीज की तरफ से दया आती है, आपको कुछ दिखता नहीं ऐसे मुझे लग रहा है। मैंने उनको बहुत सारे इसमें ऐसे डायरेक्टली बोल दिया साहब को, डायस पे जज को, कि ये अब आपके कोर्ट के सामने का मैटर है, यहाँ पे जितने भी है ये बता सकते हैं यहाँ पे। नहीं मैडम आप पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस स्टेशन करके वहां से कंप्लेंट लिख के आओ, फिर अपन देखेंगे। मैं बोली सर आप जब सामने है तो नहीं कर रहे, तो वो पुलिस वाले तो वहां बैठे वाले वो क्या करेंगे? लेकिन ऐसे ये सिचुएशन है, ये एक्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। और एक है कि लोअर कोर्ट ने, JMFC कोर्ट ने मेरा एक केस रिजेक्ट किया था ऐसे बोल के कि नहीं वो खुद वहां से निकल के आई है तो इसका कुछ ये नहीं होता। उसकी 6 महीने से शादी हुई थी, तो फिर मैंने उसका अपील किया, तो मुझे ऐसे लगा कि कहीं तो जजेस है सोचने लायक। वो जज ने ऐसा देखा कि नहीं ये तो वायलेंस है, ये खुद गई है, ऐसा तो नहीं कि 6 महीने में कोई औरत जाना चाहती है अपना ससुराल छोड़ के। तो इसमें यहाँ पे वो मैटर में उन्होंने प्रोटेक्शन दिया है एक ही मैटर में, फिर दूसरा उसको इंटरिम ऑर्डर कुछ नहीं दिया वहाँ पे। तो ये सारा मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक्स टू मजलिस एंड HRLN to give me opportunity to speak here. Thanks. थैंक यू। मैं ACP प्रतिमा शर्मा को बुलाना चाहूंगी मंच पर। नमस्कार। कल से हम लोग काफ़ी DV एक्ट पर बात कर रहे हैं, कुछ जजमेंट्स के ऊपर बात कर जी।
नेक्स्ट स्पीकर्स जो है मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगी कि वो आगे आके बैठे. आई रिक्वेस्ट मिस लियांसी एंड विमेन टू कम अहेड एंड सिट. There is no place. Okay. I'll go back. No, wait. Just I'm so sorry. Just wait. I'm just asking. What? Okay. From Gujarat, Rita Chokshi. From Andhra Pradesh, Hemlata. Advocate Prasanna Kumar. कल से हम लोग काफ़ी देर से बात कर रहे हैं कि डीवी एक्ट पे जजमेंट्स कितनी आई हैं, डीवी एक्ट में क्या क्या लैकुनास है, क्या हमें अमेंडमेंट करनी चाहिए. और एक इसके साथ साथ दूसरा जो मुद्दा उठ रहा है कि रोल ऑफ पुलिस क्या है. तो मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगी कि पुलिस का क्या रोल है. मेरी कुछ बहनों का ये ऑब्जेक्शन था कि सम्मन जब हम सर्व करने जाते हैं तो सम्मन सर्व नहीं हो पाते, पुलिस के थ्रू होने चाहिए. देखिए, सम्मन जो है पुलिस के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाते क्योंकि ये सिविल एक्ट्स हैं. इसमें सम्मन आप लोगों को प्रोटेक्शन ऑफिसर को देना पड़ता है. हमें करना क्या है इसके लिए? हमें चाहिए ये कि हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर को हमें एम्पावर करना है. मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको कोट करूंगी. मेरे पास एक प्रोटेक्शन ऑफिसर आती थी. शी सेड कि मैं बड़ी परेशान हूँ, क्या करूँ. मैंने कहा तुम एक काम करो, मैं यहीं बैठी हूँ, तुम जहाँ भी जाना चाहती हो तुम जाओ एंड बी इन टच विद मी. वो मुनीरका गांव में कहीं सम्मन देने के लिए गई तो वहाँ इन लॉज ने लड़की के जो है उन्होंने सबने उसको घेर लिया. तो आई कैसे यहाँ पर, हम तेरा सम्मन नहीं लेंगे, ये नहीं वो नहीं, वट एवर द वे दे बिहेव. जिसे कि एक फोन कर लेती हूँ. शी कॉल्ड मी कि प्रतिमा जी ऐसे ऐसे मुझे घेर लिया. मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम 100 नंबर पे फोन करो. और मैं भी फोन करती हूँ. मैंने कहा कुछ घबराने की जरूरत नहीं, जो ये करते हैं उनको कहो ठीक है नहीं लेना मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठी हूँ यहाँ पर. लेकिन उनमें से एक लेडी ने उसका हाथ पकड़ के थोड़ा सा मोड़ दिया. कहती देखिए मेरा हाथ मोड़ दिया और मेरे हाथ से ये सम्मन भी ले रही है और टेलीफोन भी ले रही है. मैंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हें जान से तो मारेंगे नहीं, तुम रुको थोड़ी देर. उसके बाद पुलिस गई, पुलिस वाले से हमने बात की, सारा कुछ किया. मैंने कहा अब सीधे सीधे जाके एक इसके खिलाफ FIR दर्ज करा दीजिए. आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आप जाइए 353, 186, 332 में अपने FIR दर्ज करा दीजिए. प्रॉब्लम क्या है इसमें? उसके ऊपर हमने एक FIR दर्ज करवा दी. पूरी फैमिली जो अदरवाइज डीवी एक्ट में या 498A में कवर नहीं हो पा रही थी फॉर लैक ऑफ द एविडेंसेस, वो एक नए केस में फंस गई. जब वो नए केस में फंस गई तो एक बहुत बड़ा मैसेज चला गया. एक पर्टिकुलर कोर्ट में एक ही प्रोटेक्शन ऑफिसर होती है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज होती हैं. उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक मैसेज चला गया कि भैया प्रोटेक्शन ऑफिसर बड़ी खतरनाक है, ये तो मुकदमा दर्ज करा देती है. एंड शी इज सो हैप्पी कि मैम मैं जहाँ भी जाती हूँ पहले पूछते तुम परमेश तो नहीं हो. हाँ मैं परमेश हूँ. कल फिर दो वो दे दो. सो जब हमारे पास इतने सारे प्रोविजन हैं, मैं पुलिस और आप पुलिस नहीं, हम दोनों में कहाँ फर्क है? मैं तो कल से आप लोगों के बीच में बैठी हूँ, किसी ने मुझे बिना बताए आइडेंटिफाई किया कि मैं पुलिस हूँ? किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया. मेरे और आप में कोई फर्क तो है ही नहीं. पावर्स हैं,